गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। वी आर लाइव नाउ। मुझे कुछ विद्यार्थियों ने बोला कि सर हम लोग थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, कुछ टॉपिक्स को लेकर के हम लोग बड़े नर्वस हैं। हम लोग क्या करें सर बताइए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग मेथड। तो आपको नर्वस होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। हम क्या है, धीरे धीरे हम लोग सब चीज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिन बच्चों ने हमारी ऑफलाइन क्लास ली थी उसमें बच्चों के टीचिंग मेथड सारे क्लियर हो गए थे, कुछ रह गए थे जिनको हम यहाँ ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप ऑफलाइन में आप पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपका क्या होगा, उसमें रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर सारे टीचिंग मेथड साइकोलॉजी पर डिपेंड होते हैं। हाँ, मैं भी यही मानता हूं कि साइकोलॉजी पे ही टीचिंग मेथड डिपेंड होते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट का टीचिंग मेथड भी मुझसे पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे मैथमेटिक्स हुआ, साइंस हुआ, फिर भी अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट हुई तो हम लोग उसके लिए भी प्रयास करेंगे। हमें सिर्फ क्या चाहिए, सिलेक्शन। जैसे आप अपना सिलेक्शन करा सकते हैं, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए साइंस के लिए या मैथ्स के लिए मैं ज्यादा मेहनत करूं, तो मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? अगर मैं मेहनत करूं और आप मेहनत ना करें तो कोई मतलब नहीं होता। आप मेहनत कर लें और हम मेहनत ना करें तब भी कोई मतलब नहीं होता। इसलिए आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। एग्जाम कभी भी हो, एग्जाम कभी भी हो, हमें क्या करना है, अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यूअस रखना है। ये नहीं कि हमने बीच में छोड़ दी। आचार संहिता लगी हुई है 11 तारीख तक। 11 तारीख के बाद नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। 11 तारीख के बाद कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और जैसा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया है कि 3 महीने का मैं टाइम दूंगा, मतलब दिसंबर के बाद 3 महीने का टाइम, मतलब मार्च या अप्रैल, मतलब अप्रैल के मिड में एग्जाम होने की संभावना नजर आती है। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। जब तक आप लोग मेहनत ना करेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए जितनी आपसे हो सके आप उतनी मेहनत करने की क्या कीजिए, आप कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक लाइन है मोटिवेशन की, बहुत अच्छी लाइन है जिनसे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। जिससे आपके अंदर क्या होगा, एक जुनून पैदा होगा। आपके अंदर क्या होगा, एक जुनून पैदा होगा कि जो हम लोग नर्वस हैं वो नर्वसनेस हमारे अंदर नहीं हो। उसी चीज को दूर करने के लिए मैं कुछ आपके लिए बोलना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढलते हुए सूरज को भी निकलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढलते हुए सूरज को भी निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा और जोर लगाते रहो, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा और जोर लगाते रहो। किस्मत के जंग लगे दरवाजों को, किस्मत के जंग लगे दरवाजों को, किस्मत के जंग लगे दरवाजों को भी खुलने में वक्त लगता है। किस्मत के जंग लगे दरवाजों को भी खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद, कुछ देर रुकने के बाद फिर चल पड़ना तुम, कुछ देर रुकने के बाद फिर चल पड़ना तुम। हर ठोकर के बाद संभलने में भी वक्त लगता है, हर ठोकर के बाद संभलने में भी वक्त लगता है। बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से, बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना, बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना। टूटे हुए मन को भी संवरने में वक्त लगता है, टूटे हुए मन को भी संवरने में वक्त लगता है।
जो तुमने कहा था, जो तुमने कहा था कर दिखाओगे रखो यकीन, जो तुमने कहा था कर दिखाओगे रखो यकीन। गरजे जब बादल, गरजे जब बादल तो बरसने में भी वक्त लगता है, गरजे जब बादल तो बरसने में भी वक्त लगता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मेहनत कीजिए, कभी भी आपको होपलेस नहीं होना है। हम लोग पढ़ रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट, हम लोग पढ़ रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट, उसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यूअस हम लोग कर रहे हैं। हमने छोड़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हमने छोड़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के सिद्धांत। हम लोग यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे विकास के सिद्धांत, उसी चीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। कुछ चीजें मैंने आपको समझाई थी, कुछ चीजें मैंने आपको समझाई थी, उसको हम लोग वापस से रिपीट करेंगे, हम लोग आपको लिखाएंगे भी, राइट ना, कि कुछ 15-20 के आसपास हमारे विकास के सिद्धांत हैं, उनको हम एक एक को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। आप उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं वो भी इस चीज को, इस क्लास को देखें, जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं वो भी इस क्लास को देखें, जिससे उनका क्या हो, रिवीजन हो जाए। घर पे हम लोग रिवाइज नहीं कर पाते, या रिवाइज करते हैं तो सिर्फ अपने मन में रह जाती है। क्यों? क्योंकि काफी बार क्या होता है, हमें सुनी हुई बातें याद रह जाती हैं। काफी बार क्या होता है, हमें सुनी हुई बातें याद रह जाती हैं, पढ़ी और देखी हुई बातें याद नहीं रहती। इसलिए मेरी आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को जरूर देखें। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए उस पर, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो मिल सके, आपको सारी हमारी लिंक आपको मिल सके, राइट ना। ठीक है, देखिए विकास के सिद्धांत, जिसमें सबसे पहला जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले मैंने सिद्धांत बताया था वो था विकास की दिशा का सिद्धांत। कौन सा? विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन मतलब विकास की दिशा का सिद्धांत। इस विकास की दिशा का सिद्धांत मतलब बालक का विकास एक क्रम के अनुसार होता है, मतलब बालक का विकास एक क्रम के अनुसार होता है। और इस सिद्धांत में दो नियमों को प्रतिपादित किया गया, इस सिद्धांत में दो नियमों को प्रतिपादित किया गया। वो दो नियम कौन कौन से हैं, उनके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत में दो नियमों को प्रतिपादित किया गया, दो नियमों का वर्णन किया गया, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है सिर से पैर की ओर, और दूसरा है केंद्र से, दूसरा है केंद्र से सिरों की ओर, दूसरा है केंद्र से सिरों की ओर, सिर से पैर की ओर। इसको हम लोग बोलते हैं मस्त मोदमुखी सिद्धांत, मस्त मुखी सिद्धांत। केंद्र से सिरों की ओर, इसको हम लोग बोलते हैं निकट से दूर की ओर, की ओर। इसको और बोलते हैं सिर पुच्छीय सिद्धांत, सिर पुच्छीय सिद्धांत। पहला सिर से पैर की ओर, इसको बोलते हैं हम लोग मस्त मोदमुखी सिद्धांत या सिर पुच्छीय सिद्धांत। दूसरा है केंद्र से सिरों की ओर, दूसरा कौन सा है, केंद्र से सिरों की ओर मतलब निकट से दूर की ओर, केंद्र से सिरों की ओर। दूसरा कौन सा है, मतलब इसका ही निकट से दूर की ओर। ठीक है, अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, हिंदी में नाम ना दे करके, पिछली बार क्या हुआ, हिंदी में नाम ना दे करके उसने नाम किस में दिया, इंग्लिश में। हिंदी में नाम ना दे करके उसने किस में नाम दिया, इंग्लिश में नाम दे दिया। फिर क्या हुआ,
जैसे ही उसने इंग्लिश में नाम दिया, हम लोग उस चीज को क्या हो गए, हम लोग कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने उसका इंग्लिश वर्जन हम लोगों ने क्या हुआ, नहीं पढ़ा था। राइट ना? देखिए, हम लोग आपको इंग्लिश वर्जन में जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। सिर से पैर की ओर, इसको बोलते हैं DUAL, सेफेलोकैडुअल। क्या बोलते हैं इसको? सेफेलोकैडुअल। इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिर से पैर की ओर, या मस्तमोदमुखी सिद्धांत, या सिर पुच्छीय सिद्धांत। इसी का इंग्लिश नाम हमें याद रखना है, सेफेलोकैडुअल। हो सकता है कि मेरी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो शब्द है हिंदी में जो बोल रहा हूं मैं इसको लिख भी देता हूं, सेफेलोकैडुअल, सेफेलोकैडुअल। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉक्सिमोडिस्टल। मतलब सबसे पहले बालक, अगर हम इस सिद्धांत की बात करें सिर से पैर की ओर, तो सबसे पहले बालक अपने सिर को स्थिर करना सीखता है। सबसे पहले बालक क्या करता है? अपने सिर को स्थिर करना सीखता है। उसके बाद क्या करता है? वो अपने भुजाओं को स्थिर करना सीखता है, फिर अपने पैरों को स्थिर करना सीखता है। बालक फिर खड़ा होकर के क्या करता है? बालक चलने लग जाता है। सबसे पहले बालक अपने सिर को स्थिर करना सीखता है। क्या करता है बालक? सबसे पहले बालक अपने सिर को स्थिर करना सीखता है। आप देखिएगा, जैसा मैं आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब एक छोटा बच्चा होता है, जब बालक अपने सिर को स्थिर करना नहीं सीख पाता, और उसकी मां से जब हम उस बच्चे को गोद में लेते हैं, या हम किसी बड़े से जिसको बच्चे को लेना आता हो हम गोद में लेते हैं, तो सबसे पहले वो हमें यही कहता है कि आप सिर के हाथ लगा लो। क्या कर लो? आप सिर के हाथ लगा लो, ताकि बच्चे की गर्दन में झटका ना आए। इसलिए जब बालक की मुंडी ऐसे यूं हिलती रहती है, तब हम उसकी गर्दन के नीचे क्या लगाते हैं? हम हाथ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बालक गर्दन को स्थिर करना नहीं सीखा है। अगर बालक गर्दन को स्थिर करना सीख जाता तो हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए बालक ने सबसे पहले क्या सीखा? क्या सीखा बालक ने? सबसे पहले अपने सिर को स्थिर करना सीखा। उसके बाद अपने भुजाओं पे उसने नियंत्रण किया। उसके बाद वो खड़ा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ऐसे पहले हाथों पे नियंत्रण करके बालक बैठा। बैठने के बाद वो बालक घुटने चलने लगा। घुटने चलने के बाद बालक खड़ा होना सीखा, और खड़े होने के बाद बालक ने क्या किया? चलना सीखा। चलना सीखने के बाद बालक दौड़ने लगा। ऐसे क्या होता है? एक क्रम होता है। इसी को हमारी मनोविज्ञान में नाम दिया गया सेफेलोकैडुअल। क्या नाम दिया गया? सेफेलोकैडुअल। मतलब बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। मस्तमोदमुखी सिद्धांत, मस्त का मतलब खोपड़ी से लेकर के और नीचे तक हमारा विकास होता चला जाता है। सिर पुच्छीय सिद्धांत, सिर से हमने लिया और सिर से लेकर के कहां चला गया? हमारे नीचे तक। पुच्छीय मतलब नीचे हमारे पैरों तक चला गया। सिर पुच्छीय सिद्धांत, नाम याद रखिएगा, सेफेलोकैडुअल, सेफेलोकैडुअल मतलब सिर से पैर की ओर। मस्तमोदमुखी सिद्धांत, सिर पुच्छीय सिद्धांत। आया आपकी समझ में? आया? मतलब सबसे पहले बालक अपने सिर को स्थिर करना सीखता है।
सबसे पहले बालक अपने सिर को स्थिर करना सीखता है, फिर अपनी भुजाओं को स्थिर करता है, फिर बालक अपने पैरों की ओर होता है, बालक क्या करता है, घुटनों के बल चलने लगता है, बालक खड़ा होना सीखता है, फिर बालक क्या करता है, चलना सीखता है। इसी सिद्धांत का नाम है सिर पुच्छीय सिद्धांत। सिर पुच्छीय सिद्धांत मतलब बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, जिसका इंग्लिश नाम हमने बताया सेफेलोकैड्वल। क्या नाम बताया, सेफेलोकैड्वल, राइट ना। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा है केंद्र से सिरों की ओर, इसी का नाम है निकट से दूर की ओर, जिसको इंग्लिश में हमने नाम दिया प्रॉक्सिमा डिस्टल। क्या नाम दिया हमने, प्रॉक्सिमा डिस्टल। मतलब बालक का विकास कैसे होता है, केंद्र से सिरों की ओर। कैसे होता है बालक का विकास, केंद्र से सिरों की ओर, जिसको इंग्लिश में नाम दिया हमने क्या, प्रॉक्सिमा डिस्टल। क्या, प्रॉक्सिमा डिस्टल। और ये ही पिछली बार रीट के एग्जाम में आया हुआ है, जिसका उसने हिंदी में नाम ना दे करके किसमें दिया, इंग्लिश में नाम दिया। किसमें नाम दिया, इंग्लिश में उसने नाम दिया। इसलिए आपको हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में याद करना है। हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में आपको क्या करना है, याद करना है। केंद्र से सिरों की ओर, निकट से दूर की ओर, मतलब हमारा केंद्र बिंदु क्या है, रीढ़ की हड्डी। हमारा केंद्र बिंदु क्या है, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी से हमारे सारा सिस्टम क्या है, जुड़ा हुआ है। रीढ़ की हड्डी कहां से जुड़ी हुई है, हमारे न्यूरॉन से हमारे जुड़ी हुई है। और हमारी सूचना कौन देता है, मस्तिष्क। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो हम लोग क्या होते, आज हम लोग खड़े नहीं हो पाते, हम लोग बैठ नहीं सकते थे, हम लोग खड़े नहीं हो पाते, हम लोग बैठ नहीं सकते थे। सबका केंद्र बिंदु कौन है, रीढ़ की हड्डी। सबका केंद्र बिंदु कौन है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी से ही सारा सिस्टम क्या है, हमारा जुड़ा हुआ है। रीढ़ की हड्डी, बालक बैठा तो रीढ़ की हड्डी से बालक बैठा, चला तो रीढ़ की हड्डी से, और अगर कोई भी काम करता है, झुकता भी है तो रीढ़ की हड्डी। अगर ये नहीं होती हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर पाते। केंद्र से सिरों की ओर हमने हाथों को स्थिर करना सीखा, हमने पैरों को स्थिर करना सीखा, हम लोगों ने चलना हम लोगों ने सीखा। कौन से सिद्धांत के अनुसार, प्रॉक्सिमा डिस्टल। कौन सा सिद्धांत, प्रॉक्सिमा डिस्टल। मतलब बालक का विकास कैसे होता है, केंद्र से सिरों की ओर। आप बता लीजिए इन दोनों को। उतारिए आप जल्दी। फिर अगला सिद्धांत पढ़ेंगे हम। इंग्लिश वर्जन भी आपको लिखना है, हिंदी वर्जन भी आपको लिखना है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलिए। फिर लिखिए दूसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। डेवलपमेंट प्रोसीड। डेवलपमेंट प्रोसीड जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट प्रोसीड जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल का मतलब सामान्य, स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट। डेवलपमेंट प्रोसीड जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब बालक का विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर।
बालक का विकास कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब कैसे होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर? कैसे होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बालक सामान्य चीजों को करना सीखता है, या सामान्य शब्दों को बोलना सीखता है, या सामान्य क्रियाकलाप करना सीखता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, वो विशिष्ट क्रियाएं करने लग जाता है। सबसे पहले बालक सामान्य बातों को बोलना सीखता है, सामान्य बातों को बोलना सीखता है, उसके बाद बालक विशिष्ट बातों को बोलता है। सबसे पहले बालक सामान्य क्रियाकलाप करता है, उसके बाद बालक विशिष्ट क्रियाकलाप करने लग जाता है। डेवलपमेंट प्रोसीड जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट प्रोसीड जनरल टू स्पेसिफिक हो सकता है इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब कहीं जो एडवर्ब, इंग्लिश में एडवर्ब या कुछ जो आर्टिकल वगैरह होता है वो हो सकता है वो गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मीन वही है। सामान्य का मतलब जनरल, विशिष्ट का मतलब स्पेसिफिक। राइट, आपकी समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो इंग्लिश वाले हैं वो तो समझ जाएंगे, जो हिंदी वाले, हिंदी में भी हम आपको बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश में भी आपको बता पाए। जब एक छोटा बच्चा होता है जिसको खाना नहीं आता, एक छोटा बच्चा होता है उसको खाना नहीं आता, जब मां उसको चम्मच से दूध पिलाने की कोशिश करती है, जब मां उसको चम्मच से दूध पिलाने की कोशिश करती है, तो बच्चा अपनी मां के हाथ से दूध ना पी करके और खुद के हाथ से पीने की कोशिश करता है। बालक अपनी मां के हाथ से दूध ना पीकर अपने हाथ से दूध पीने की कोशिश करता है, या मां जब कटोरी चम्मच से उसको क्या खिलाती है, दलिया, राबड़ी, जो भी कुछ चीज खिलाना चाहती है। आजकल तो सेरेलैक चल गया, इनका ऑप्शन आजकल सेरेलैक होता है, क्योंकि गांव में तो जैसे हम लोग पैदा हुए तो हमें दलिया राबड़ी हमें खिलाई गई थी, लेकिन आजकल तो सेरेलैक चलता है, हम लोग डायरेक्ट सेरेलैक हम लोग यूज करते हैं। जब भी बालक को कटोरी चम्मच से खिलाया जाता है तो बालक क्या करता है, अपने हाथ से खाने की कोशिश करता है और अपना सारा मुंह बिगाड़ लेता है। बालक अपना सारा मुंह बिगाड़ लेता है। तब मम्मी बोलेगी जब बड़ा हो जाए तब खाना, अभी तो मुझे खिलाने दे। लेकिन बच्चा क्या करता है, नहीं मानता है और अपना सारा मुंह बिगाड़ लेता है। ये बालक की कौन सी क्रिया हुई, सामान्य क्रिया है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, बच्चा अभी छोटा है, उसे चम्मच को ढंग से लेना या चम्मच को ढंग से पकड़ना अभी नहीं आया है। जब अगर बच्चे को चम्मच को ढंग से पकड़ना आ जाता तो बालक अपना मुंह नहीं बिगाड़ता, मतलब बालक विशिष्ट क्रियाएं करने लग जाता। बालक अभी कैसा है, छोटा है। बालक अभी कैसा है, छोटा है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, बालक की जो पहले सामान्य क्रियाएं थी वो कैसी होने लग जाती हैं, विशिष्ट होने लग जाती हैं। मतलब पहले बालक जब चम्मच से कुछ चीज खाने की कोशिश करता था तो अपना मुंह बिगाड़ लेता था, लेकिन अब बच्चा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। अब बालक अपना मुंह नहीं बिगाड़ता और सी चम्मच से वो अच्छी तरीके से खा लेता है। मतलब बालक का विकास कैसे हुआ, सामान्य से। पहले कौन सी क्रिया करी बालक ने, सामान्य क्रियाएं करी। उसके बाद कौन सी क्रिया कर रहा है बालक, विशिष्ट क्रियाएं कर रहा है, क्योंकि बालक अभी क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। बालक क्या हो गया है, अब बड़ा हो गया है। मतलब डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होने लग जाता है। अगर और आप एग्जांपल समझिए, एक खिलौने की टोकरी, या हमने एक खिलौना बालक को ला करके दिया,
हमने एक खिलौना बालक को ला करके दिया और उससे हमने उसको दूर रख दिया। एक खिलौना हमने बालक को ला करके दिया और उस खिलौने को हमने दूर रख दिया, जिस तक बालक पहुंच नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसे अभी घुटनों के बल चलना नहीं आया, उसे अभी चलना नहीं आया है। वो दूर बैठा बैठा उस खिलौने को देख रहा है। और जब बच्चा बोल नहीं पाता, मतलब बालक सिर्फ बलबलाने लगता है, तो वो अपने बलबलाने के द्वारा ही अपने माता पिता को कहता है या अपने बड़ों को कहता है हूं, ऐसे वो बालक कुछ इशारे करता है। मतलब उस बालक को क्या चाहिए? वो खिलौना चाहिए। उस बालक को क्या चाहिए? वो खिलौना चाहिए। मतलब बालक पहले क्या कर रहा है? सामान्य क्रिया कर रहा है। अगर बच्चा बड़ा हो गया तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट जाकर के अपना क्या ले लेगा? वो खिलौना ले लेगा। मतलब पहले बालक की क्रियाएं कौन सी है? सामान्य। उसके बाद कौन सी है? वो विशिष्ट। पहले कौन सी क्रिया है? सामान्य। उसके बाद कौन सी क्रिया कर रहा है बालक? उसके बाद कौन सी क्रिया कर रहा है बालक? विशिष्ट क्रियाएं कर रहा है। आप अगर लिखना चाहें तो इसमें एक एग्जांपल आप लिख लीजिए कि एक बालक जब चम्मच से खाने की कोशिश करता है, एक बालक जब चम्मच से कुछ खाने की कोशिश करता है तो वह अपना सारा मुंह बिगाड़ लेता है। एक बालक जब चम्मच से खाने की कोशिश करता है तो वह अपना सारा मुंह बिगाड़ लेता है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, वह जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वह अच्छी तरह खाना सीख लेता है। वह अच्छी तरह खाना सीख लेता है। अर्थात अब बालक जब भी चम्मच से खाता है, अर्थात जब भी बालक चम्मच से कोई चीज खाता है तो वह सही ढंग से खा लेता है। तो वह सही ढंग से खा लेता है। पहले उसकी क्रियाएं सामान्य थी। पहले उसकी क्रियाएं सामान्य थी क्योंकि वह छोटा था। पहले उसकी क्रियाएं सामान्य थी क्योंकि वह छोटा था। अब उसकी क्रियाएं विशिष्ट हो गई हैं। अब उसकी क्रियाएं विशिष्ट हो गई है क्योंकि अब बालक बड़ा हो गया है। क्योंकि अब बालक बड़ा हो गया है। आप इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं कि सबसे पहले बालक सामान्य बातों को बोलना सीखता है। सबसे पहले बालक सामान्य बातों को बोलना सीखता है, उसके बाद वह विशिष्ट बातों को बोलता है। पहले बालक सामान्य बातों को बोलना सीखता है, उसके बाद विशिष्ट बातों को बोलता है। ठीक है, आगे चलें। फिर लिखिए एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन।
हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो, लेकिन मीन वही है, इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के बारे में देखते हैं, क्या कहता है यह सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि बालक सबसे पहले अपने संपूर्ण अंग को चलाता है। बालक सबसे पहले अपने संपूर्ण अंग को चलाता है, उसके बाद वह अपने पार्ट्स को, मतलब उसके बाद वह अपने अंगों को चलाना सीखता है। सबसे पहले बालक अपने संपूर्ण अंग को चलाता है और उसके बाद वह उसके जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उनको चलाना सीखता है। जैसे देखिए, सबसे पहले जब बालक पैदा होता है तो बालक की जो पैदा होती है उसकी मुट्ठी बंद आती है। पैदा होते ही बालक की मुट्ठी क्या होती है, बंद होती है। आप देखिएगा कभी भी जब बालक पैदा होता है उसके बाद वह किसको चलाना सीखता है, अपनी उंगलियों को चलाना सीखता है। सबसे पहले बालक अपने हाथ को चलाता है, सबसे पहले बालक अपने हाथ को चलाता है, उसके बाद वह अपनी उंगलियों को चलाना सीखता है। बालक की क्या है, मुट्ठी बंद है। बालक पैदा होता है तो बालक की क्या होती है, मुट्ठी बंद होती है। बालक पैदा होता है जब बालक की मुट्ठी बंद होती है, उसके बाद वह उन उंगलियों को चलाना सीखता है। हम लोग जब छोटे होते हैं बच्चे को लेने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको अच्छा लग, जब छोटा बच्चा होता है तो घर में सभी को खुशी होती है, और जो घर में 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं वो लेने की कोशिश करते हैं। जब उसकी मुट्ठी बंद होती है तब उसकी उंगलियों को ऐसे ऐसे हम लोग खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, उंगलियों को क्या करता है, वो दबा लेता है। उंगलियों को क्या करता है, वो दबा लेता है। हम खोल लेते हैं तो हम उंगली रखते हैं तो बालक अपनी उंगलियों को क्या करता है, वो बंद करता है। अपनी उंगलियों को क्या करता है, बंद करता है। जब हमने बोला था कि यदि बालक की हथेली को उंगली या अन्य किसी चीज से दबाया जाता है, जब बालक की हथेली को उंगली या अन्य किसी चीज से दबाया जाता है तो बालक की उंगलियां उसके इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। बालक की उंगलियां उसके इर्द गिर्द लिपट जाती हैं, मतलब बालक को अपनी मुट्ठी बंद करने का ही क्या है, शौक है। शौक क्या है, जो उसका नेचर है, जो भगवान ने जो निर्धारण किया, मतलब रिफ्लेक्स, प्रतिवर्त, जिसको हमने 4 प्रतिवर्त हम लोगों ने, मैंने बताए थे आपको, जब हम मेंटल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जब हम लोग मेंटल डेवलपमेंट पढ़ेंगे उसमें भी हम उन 4 चीजों का हम लोग वर्णन करेंगे कि 4 चीजों में क्या क्या है। क्या वैसे मैं आपको बता चुका हूं। क्या होगा, बालक सबसे पहले अपने संपूर्ण अंग को चलाता है, उसके बाद क्या करता है, वो अपने पार्ट्स को चलाना सीखता है। जैसे बालक पैदा होते ही रोता है, जैसे बालक पैदा होते ही क्या करता है, रोता है, मतलब ही रोता है। और इस रोने को ही किसने, रिवल ने, इस रोने को क्या बोला, आपात श्वसन। क्या बोला, आपात श्वसन। मतलब बालक पैदा होते ही क्या करता है, रोता है। हंसता नहीं है बालक, क्या करता है, बालक रोता है। सबसे पहले बालक क्या करता है, रोता है। अगर रोता नहीं है तो डॉक्टर सोचता है इसकी मांसपेशियां एक्टिव नहीं है, इसकी मांसपेशियां एक्टिव नहीं है, इसलिए बालक को हल्का सा ऐसे, क्या पता नहीं क्या करते होंगे, ऐसे ठोकते होंगे कि जिससे बालक क्या रोए। जब बालक रो जाता है तो लगता है हाँ बालक सही है। बालक क्या करता है, सबसे पहले अपने संपूर्ण अंग को चलाता है, उसके बाद किसको चलाना सीखता है, वो पार्ट्स को चलाना सीखता है। अगर हम लोग यहाँ टीचिंग मेथड का यूज करें, अगर हम लोग यहाँ टीचिंग मेथड का यूज करें या हम लोग साइकोलॉजी की बात करें, तो हमारा एक सिद्धांत है अधिगम का। कौन सा, गेस्टाल्टवाद। क्या, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद जिसके जो प्रवर्तक हैं कौन है, बर्दिमर। जिसके प्रवर्तक कौन है, बर्दिमर, और सहयोगी कौन है, कोफ्का और कॉलर। कोफ्का और कॉलर। लेकिन काफी बार एग्जाम में कोफ्का और बर्दिमर का नाम नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉलर करना पड़ता है। गेस्टाल्टवाद भी क्या कहता है, क्या कहता है, पूर्ण से, सबसे पहले हमारी आंखें पूर्ण रूप से देखती हैं।
सबसे पहले हमारी आंखें क्या देखती है, किसी चीज को पूर्ण रूप से देखती हैं, उसके बाद किसको देखती हैं, अंश को देखती हैं, पूर्ण से अंश की ओर। जब हम टीचिंग मेथड पढ़ते हैं तब शिक्षण के जो नियम, शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, उनमें आता है एक सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर। कौन सा, पूर्ण से अंश की ओर। किस पे डिपेंड है वो, गेस्टाल्टवाद। किस पे डिपेंड है, गेस्टाल्टवाद। अगर कभी बाई चांस अगर आ जाता है कि इस सिद्धांत में अधिगम का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है, तो कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है, गेस्टाल्टवाद। क्योंकि यह भी कैसे चल रहा है, वो पूर्ण से अंश की ओर। कैसे चल रहा है, ये पूर्ण से अंश की ओर चल रहा है, और ये भी कैसे चल रहा है, पूर्ण से अंश की ओर चल रहा है। गेस्टाल्टवाद क्या कहता है, वातावरण में जो भी खालीपन है, वातावरण में जो भी खालीपन है, उसे हमारी आंखें पूर्ण रूप से देखती हैं। वातावरण में जो भी खालीपन है, उसे हमारी आंखें कैसे देखती है, पूर्ण रूप से देखती है। मतलब पूर्ण से अंश की ओर। कैसे, पूर्ण से अंश की ओर। या ध्यान रखिएगा, मतलब इसमें लिख लीजिए कि बालक सबसे पहले अपने संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है, उसके बाद अन्य अंगों को या उससे जुड़े हुए अंगों को चलाना सीखता है। राइट ना, आप लिख लीजिए। और बालक में सबसे पहले क्या होती है, पैदा होते ही, बताइए। मैं बता चुका हूं आपको 2-3 बार, मैं रिपीट भी कर चुका हूं क्लास में। बताइए, बालक में सबसे पहले क्या होती है, एक्साइटेशन। बालक में सबसे पहले क्या होती है, उत्तेजना। क्या होती है, उत्तेजना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सामान्य आवेश। क्या बोलते हैं, सामान्य आवेश। और किसने माना ये, वॉटसन। किसने माना, वॉटसन। ये ध्यान रखिएगा, काफी बार उत्तेजना नहीं आती, क्या आता है शब्द, सामान्य आवेश, मतलब जनरल एक्साइटेशन। आगे चलें, देखिए अगला सिद्धांत देखिए, गामक। बालक का विकास कैसे होता है, गामक। प्रिंसिपल ऑफ लॉकोमेशन। प्रिंसिपल ऑफ लॉकोमेशन, मतलब बालक का विकास कैसा होता है, गामक। मतलब बालक का विकास गत्यात्मक होता है। बालक का विकास कैसा होता है, गत्यात्मक। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, मतलब बालक सबसे पहले क्या करता है, बैठना सीखता है, उसके बाद घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, उसके बाद क्या करता है, वो चलना सीखता है। मतलब बालक क्या कर रहा है, एक क्रम से गति कर रहा है। क्या कर रहा है बालक, एक क्रम से बालक क्या कर रहा है, गति कर रहा है। पहले बालक बैठना सीखेगा, उसके बाद घुटने चलना सीखेगा, उसके बाद बालक खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद बालक क्या करने लगेगा, वो चलना सीखेगा। इसलिए उसको क्या कहते हैं, गामक। प्रिंसिपल ऑफ लॉकोमेशन। क्या, प्रिंसिपल ऑफ लॉकोमेशन, लिख लीजिए आप। सबसे पहले बालक बैठना सीखता है, उसके बाद सबसे पहले बालक बैठना सीखता है, उसके बाद घुटनों के बल, उसके बाद घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, उसके बाद बालक चलना 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 सीखता है।
आगे देखिए पांचवा सिद्धांत, वर्तुलाकार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल, वर्तुलाकार का सिद्धांत। या आप बड़ी लाइन लिखना चाहें इसमें लिख लीजिए कि विकास सीधा लंबवत न होकर के वर्तुलाकार होता है, विकास सीधा लंबवत न होकर के वर्तुलाकार होता है, विकास सीधा लंबवत न होकर के वर्तुलाकार होता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल। देखिए जैसे हमारी जो नोटबुक होती है या फिर जब हम जीरोक्स कराते हैं तो फोटोकॉपी वाले को बोलते हैं कि भैया स्पाइरल बाइंडिंग कर दे, क्या कर दे, स्पाइरल बाइंडिंग कर दे, मतलब कैसी हो गई वो, वर्तुलाकार। मतलब वर्तुलाकार से मतलब होता है कि बालक का विकास एक जैसा ना हो करके कभी आगे बढ़ते हुए कभी पीछे हटते हुए होता है। जैसे शैशव अवस्था में बालक का विकास बहुत तेज गति से होता है, शैशव अवस्था में बालक का विकास बहुत तेज गति से होता है, लेकिन जैसे ही बालक कौन सी अवस्था में आता है, बाल्यावस्था में, जैसे ही बालक बाल्यावस्था में आता है बालक का जो डेवलपमेंट है वो छिप जाता है, बालक का जो डेवलपमेंट है वो छिप जाता है। इसलिए रोशनी किसने, रोशनी, इसलिए रोशनी बाल्यावस्था क्या नाम दिया, परिपक्वता, क्या नाम दिया, छद्म परिपक्वता। छद्म का मतलब छिपी हुई परिपक्वता, कौन सी, छिपी हुई परिपक्वता, कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। मतलब ऐसा तो है नहीं कि बाल्यावस्था में विकास नहीं होता, ऐसा तो है नहीं कि बाल्यावस्था में, लेकिन विकास होता है, लेकिन वो हमें क्या करता है, दिखाई नहीं देता, वो छिप जाता है। अब देखिए कि बालक का जब शैशवावस्था में विकास होता है तो बालक 5-6 साल का बालक हो जाता है तो मतलब कुछ गति अपनी बढ़ा लेता है, मतलब लंबाई उसकी बढ़ती है, उसके हाथ पैरों में क्रियाकलाप आगे बढ़ते हैं। लेकिन 6 से जो 12 वर्ष की अवस्था होती है जो हमारी बाल्यावस्था, उसमें उसका डेवलपमेंट होता है, लेकिन हमें लगता है कि यार इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। काफी सारे बालक क्या हो जाते हैं, वो थोड़े ट्विने रह जाते हैं, तो माँ बाप को क्या आता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा ठिकना रह गया, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको बहुत सारी दवाइयां देते हैं, हम डॉक्टर्स भी इतने चेंज कर लेते हैं, जबकि सारी रिपोर्ट कराने के बाद भी हमें यह लगता है कि यार कोई कमी नहीं है बच्चे में, कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है कि मेरे बालक का विकास नहीं हो रहा है, मेरे बालक का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, जैसे ही बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है उसका डेवलपमेंट एक साथ बढ़ जाता है, हमें दिखा अरे यार तू कितना बड़ा हो गया, तब तो हम कहते हैं कि तेरी लंबाई नहीं बढ़ेगी, तू खाना ही नहीं खाएगा, तू पतला सा ही रहेगा। लेकिन एक साथ जब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये कितना बड़ा होगा। जैसे मैं आपको देता हूं, 2 एग्जाम्पल है मेरे सामने कि मैं
यहाँ पे जब महेश नगर में रहता था तो हमारे सामने मेरे भाई साहब हैं हरी शर्मा जी, उनके दो बेटे हैं मानू और बाबू, है ना। इनका एक का नाम है अर्पित और एक का नाम है हर्षित। जो हर्षित है उसकी लंबाई तो खूब बढ़ गई, है ना, अच्छी तरह से उसकी बढ़ गई जैसे चल रहा। लेकिन जो अर्पित है वो बिल्कुल ठिगना सा रह गया। वो 10-11 साल तक हम लोगों ने देखा, इतना ठिंगना सा रह गया। वो हम सोचते थे कि यार पता नहीं ये बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, और उसकी मम्मी पापा बड़े परेशान रहते थे कि ये छोरे की लंबाई, इतना ठिंगना सा ही बच्चा रह गया। उसको खूब दिखाया, उसको सोचते थे कैसे इसकी लंबाई बढ़े, बहुत सारी चीजें उसको खिलाई गई, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर जब मैंने थोड़े दिन बाद मुझे टाइम हो गया, तब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा वो मेरे बराबर हो गया। अब ये कैसे बढ़ा? उसका डेवलपमेंट तो हुआ ना बाल्यावस्था में, लेकिन हमें क्या नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया। क्या हुआ? दिखाई नहीं, वो परिपक्व हुआ लेकिन हमें क्या हुआ, दिखाई नहीं दिया। इसलिए उस बाल्यावस्था को नाम दिया छदम परिपक्वता का काल। क्या नाम दिया? छदम परिपक्वता का काल। और जब भी मैं उससे मिलता हूं, मैंने कहा यार बाबू तेरी लंबाई बड़ी बढ़ गई, कि भैया आप कहते थे ना कि मैं ऐसा ही रहूंगा, देखो आप मेरे को देखो। मतलब बालक किस अवस्था में आया तो बालक का डेवलपमेंट अपने आप ही क्या हो गया, बढ़ता चला गया। क्या हो गया? बालक का डेवलपमेंट अपने आप ही क्या हो गया, बढ़ता चला गया। ये ऐसे ही मेरी एक भांजी है, मेरी दीदी की लड़की, उसका भी लंबाई नहीं बढ़ रही थी, उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अभी वो 10 साल के आसपास है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, उसको दवाइयां बहुत सारी दिलाई गई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जैसे ही वो किशोरावस्था में प्रवेश करेगी उसकी लंबाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मतलब अभी किस अवस्था में चल रही है वो, छदम परिपक्वता में चल रही है। किसमें चल रही है वो? छदम परिपक्वता में चल रही है। लेकिन जैसे ही वो 12 वर्ष के बाद वो प्रवेश करेगी किशोरावस्था में, उसकी लंबाई सब अपने आप ही क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी, उसका विकास पूर्ण होने लग जाएगा। है ना? कौन सा सिद्धांत है? वर्तुलाकार का सिद्धांत। मतलब बालक का विकास कभी आगे बढ़ते हुए, कभी पीछे हुए, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी बालक का विकास कम हो जाता है, कभी छुप जाता है, कभी तेज गति से हो जाता है। आप लिख लीजिए इसमें कि बालक का विकास कभी ज्यादा और कभी कम होने लगता है। बालक का विकास कभी ज्यादा कभी कम होने लगता है। वह कभी हमें दिखाई देने लगता है, कभी दिखाई नहीं देता। जैसे बाल्यावस्था में, जैसे बाल्यावस्था में, जैसे बाल्यावस्था में हमें बालक का विकास, जैसे बाल्यावस्था में हमें बालक का विकास दिखाई नहीं देता है। जैसे बाल्यावस्था में हमें बालक का विकास दिखाई नहीं देता है। इसलिए रॉस ने, यह नाम लिख लिया मनोवैज्ञानिक का, इसलिए रॉस ने, इसलिए रॉस ने बाल्यावस्था को, इसीलिए रॉस ने बाल्यावस्था को छदम परिपक्वता का काल कहा है। इसलिए रॉस ने बाल्यावस्था को छदम परिपक्वता का काल कहा है। इसलिए रॉस ने बाल्यावस्था को छदम परिपक्वता का काल कहा है। छदम का मतलब छिपी हुई। छदम के साथ लिख लीजिए मिथ्या। एक शब्द और उसने बोला है, कभी आ जाता है मिथ्या, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं, मिथ्या। छदम के साथ ही मेंशन कर लीजिए मिथ्या। छठवा लिखिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत।
वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। इसमें लिख लीजिए व्यक्ति बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण। व्यक्ति बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण, मतलब व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की क्या है, उपज है। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की क्या है, उपज है। क्योंकि ना तो हम कह सकते कि वंशानुक्रम का ज्यादा योगदान है और ना ही हम कह सकते कि वातावरण का ज्यादा योगदान है। इसके लिए मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, तब हम लोगों ने मनोवैज्ञानिकों के नाम भी पढ़े थे कुछ, गोसेल एवं थॉमसन। गोसेल और थॉमसन, न्यूमैन और फ्रीमैन। न्यूमैन और फ्रीमैन, यहीं पे आप अगर आपने पहले नहीं लिखा हो तो आप लिख लीजिएगा। इन्होंने अध्ययन किया था जी व सी, दो बहनों के ऊपर। इन्होंने अध्ययन किया जी व सी, दो बहनों के ऊपर, और न्यूमैन और फ्रीमैन ने किया मोवेला व मेरी। मोवेला व मेरी, ये भी दोनों की दोनों बहन, इनके ऊपर किया 14 वर्ष और इसके ऊपर किया 29 वर्ष। ये लिख लीजिएगा आप, लिख लीजिए आप। वंशानुक्रम एवं वातावरण, व्यक्ति को, ये सबसे पहले मैंने बोला था, व्यक्ति को वंशानुक्रम से जो भी प्राप्त होता है, व्यक्ति को वंशानुक्रम से जो भी प्राप्त होता है, वातावरण उसे शुद्ध एवं परिमार्जित करता है। वातावरण क्या करता है, उसे शुद्ध एवं परिमार्जित करता है। अभिवृद्धि एवं विकास, अभिवृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया उस समय से आरंभ हो जाती है जब से बालक का बीजारोपण होता है। मतलब जैसे ही बालक गर्भ में आया, बालक का विकास क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। बालक का विकास क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण, व्यक्ति बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण। लिख लीजिए। मैंने दो सूत्र भी आपको बताए थे, आपको याद हो तो, है ना, इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। दो सूत्र बताए थे ना मैंने आपको, B बराबर F, B बराबर F P इंटू ई, B बराबर F P इंटू ई, बताया था ना। क्या मतलब है दोनों का, क्या मतलब है, B बराबर F P इंटू ई और B बराबर F L इंटू डी। ये किसने दिया और ये किसने दिया, ये किसने दिया, कहां हम वहां पढ़ रहे थे, कहां हमारा यहां पे आ गया। B बराबर F P इंटू ई, B बराबर F L इंटू डी। B का मतलब व्यवहार, B का मतलब व्यवहार, F का मतलब फंक्शन, F का मतलब फंक्शन, P का मतलब प्यूपिल, E का मतलब एनवायरमेंट, P का मतलब प्यूपिल, E का मतलब एनवायरमेंट। यहां B का मतलब व्यवहार, F का मतलब फंक्शन, L का मतलब लाइफ और D का मतलब डेथ। D का मतलब डेथ। ये किसने दिया, कुर्ट लेविन, किसने दिया, ये कुर्ट लेविन। और ये किसने दिया, सिगमंड फ्रायड, ये किसने दिया, सिगमंड फ्रायड। लिख लीजिएगा यहां पे जिससे आपको याद रहे, नहीं तो भूल जाओगे सूत्र को। B बराबर F P इंटू ई, B बराबर F L इंटू डी। व्यवहार, फंक्शन, प्यूपिल, एनवायरमेंट। B व्यवहार, फंक्शन, L का मतलब लाइफ, D का मतलब डेथ। मतलब जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। कुर्ट लेविन क्या कहती है, व्यक्ति और वातावरण, व्यक्ति और वातावरण दोनों क्या है, आपस में मिले हुए।
व्यक्ति और वातावरण दोनों क्या है, आपस में क्या है, मिले हुए, उनसे ही बालक का व्यवहार क्या होता है, पैदा होता है। मतलब बालक वातावरण में रह के करके अपने जो व्यवहार है क्या करता है, उसको परिमार्जित करता है। क्या करता है, उसको परिमार्जित करता है। और यहां सिगमंड फ्रायड क्या कह रहे हैं, एल इंटू डी, लाइफ इंटू डेथ, लाइफ इंटू डेथ, मतलब जीवन और मरण दोनों क्या है, हमारा नियम है, प्रकृति का नियम, प्रकृति का क्या है, नियम, जीवन और मरण। लेकिन यहां जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रायड और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब जीवन मूल प्रवृत्ति मृत्यु मूल प्रवृत्ति पर हावी हो जाती है, जब जीवन मूल प्रवृत्ति मृत्यु मूल प्रवृत्ति पर हावी हो जाती है, तो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने लगता है। क्या करता है, व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने लगता है। और जब मृत्यु मूल प्रवृत्ति जीवन मूल प्रवृत्ति पर हावी हो जाती है, तो व्यक्ति आक्रमणकारी हो जाता है। और जब उसका वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी, मतलब मनोविश्लेषणवाद दिया था, उन्होंने क्या दिया, ये सूत्र दिया, जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, मनोविश्लेषणवाद में हम लोग इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये आप लिख लीजिए फटाफट से, फिर अगला सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए फटाफट से। चलिए, आगे लिखिए। विकास के प्रतिमानों, विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए, जैसे जब हम लोगों ने अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर लिखा, तब हमने आपको बताया था कि अभिवृद्धि को क्या करते हैं हम लोग, सीधा माप सकते हैं। अभिवृद्धि को क्या करते हैं हम लोग, सीधा माप सकते हैं। मतलब हमारी लंबाई को हम लोगों ने इंची टेप लेके नाप लिया, हमारे वेट को हम लोगों ने नाप लिया, हम लोग जैसे तराजू होता है उस पर हम लोग अपना वेट किया, या वेट करने की जो मशीन होती है उन पर हमने तोल लिया। क्या विकास को नाप सकते हैं हम लोग? क्या विकास को नाप सकते हैं, या विकास के बारे में हम लोग बता सकते हैं? कुछ नहीं बता सकते। लेकिन क्या होता है कि आजकल की कुछ ऐसी मशीन्स आ गई हैं जिनसे कुछ पता चल जाता है हमें, है ना। जैसे कभी बार अभी हमारे सिर में कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग क्या कराते हैं, सीटी स्कैन हम लोग कराते हैं। सीटी स्कैन से जब काम नहीं चलता तो हम कराते हैं एमआरआई। सीटी स्कैन से जब काम नहीं चलता तो हम लोग कराते हैं एमआरआई कराते हैं, एक्सरा होता है, बहुत सारी तकनीक आजकल आ गई है। तो हमें पता चल जाता है कि बालक का विकास कैसे होगा। अगर जब बालक के हाथ में दर्द होता है, हम लोग दिखाने जाते हैं, तो उसमें जब एक्सरा लिखता है डॉक्टर, तो वो कहता है कि इस बालक के जो हाथ की हड्डी है वो टेढ़ी है, हमें बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए क्या हुआ, मशीन के थ्रू हमें पता चला, मशीन के थ्रू हमें पता चला कि बालक का डेवलपमेंट कैसे होगा। और इतनी विदेशों में तो मशीनें इतनी विकसित है कि सब कुछ उससे पता चल जाता है, सब कुछ उससे पता चल जाता है। जैसे जब इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उसको सांस वगैरह नहीं आती,
तो क्या करते हैं हम लोग, वेंटिलेटर का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, वेंटिलेटर। मतलब वेंटिलेटर पे इंसान गया नहीं, ये समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी उसको वेंटिलेटर जिंदा रख सकता है, उसको वेंटिलेटर क्या करता है, जिंदा रख सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। जब इंसान का किसी कहीं से काम नहीं चलता तो हॉस्पिटल वाले अपने पैसा बनाने के लिए, हॉस्पिटल वाले अपना पैसा बनाने के लिए व्यक्ति को कहां रख देते हैं, वेंटिलेटर पर, कि भाई वेंटिलेटर पे है। तब थोड़ा घर वालों को ये लगता है कि हाँ यार अभी तो कुछ उम्मीद है, लेकिन जैसे ही इंसान अगर वेंटिलेटर पर चला गया तो हमारी जो उसकी उम्मीद है, उसकी हमारी जीने की जो उम्मीद है वो लगभग खत्म हो चुकी होती है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो इंसान चला गया वहां से वो कभी जिंदा नहीं आता। लेकिन हो सकता है कि हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये सब भगवान के हाथ में, जीना जन्म और मरण दोनों उसके हाथ में, कब किसको जीवाना है कब किसको मारना है ये सब उसके हाथ में होता है। मतलब हमारा यहाँ सिर्फ समझने का मतलब यह है कि हम लोग विकास की क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं ना, विकास की भविष्यवाणी। ये लड़का बड़ा होकर के आईपीएस बनेगा, ये लड़का बड़ा होकर के साइंटिस्ट बनेगा, ये लड़का ऑफिसर बनेगा, ये बनेगा। कर रहे हैं ना हम लोग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज तो हमें पता चल रही है। ये लड़का बड़ा होकर सिंगर बनेगा, ये लड़का बड़ा होकर के सिंगर बनेगा, ये लड़का बड़ा होकर के डांसर बनेगा। क्यों, हमें कैसे पता चल रहा है? कहीं ना कहीं उसकी अंदर की जो प्रतिभा है, कहीं ना कहीं जो उसके अंदर की प्रतिभा है, क्या चल रही है, वो हमें पता चल रही है। पता चल रही है तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स भी मशीनों के द्वारा बता देते हैं कि इस बच्चे की जो हाइट है वो कितनी होगी, टांगे उसकी कैसी होंगी, हाथ उसका कैसा होगा, सब कुछ आजकल पता चल जाता है। मतलब हमारी मनोविज्ञान कहती है कि बालक के विकास की क्या की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन सीधा हम उसको माप नहीं सकते। क्या करते हैं हम लोग, उसको सीधा माप नहीं सकते। जैसे अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, ऐसे ही विकास का सीधा मापन संभव नहीं होता। ऐसे विकास का क्या होता है, सीधा मापन संभव नहीं होता। राइट ना? मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। विकास के प्रतिमानों की क्या की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है। आगे लिखिए, विकास की अगला आगे सिद्धांत, मैं जो काउंटिंग था मैं भूल गया। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जब हम लोगों ने पढ़ा था चाइल्ड डेवलपमेंट, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब हमने एक टॉपिक पढ़ा था विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार, और फिर हमने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा अर्नेस्ट जॉन्स, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी है इसलिए मैं अभी तो ये लिख देता हूं, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ अवस्था 18 वर्ष के बाद। प्रौढ़ अवस्था क्या है, 18 वर्ष के बाद। ये आपको लिखा चुका हूं मैं। और जो हमारी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो अवस्थाएं थी उसको मैं ऑरली में आपको बोल देता हूं, जिसमें पहली हमने लिखी पूर्व प्रसूति काल, गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से जन्म तक। उसके बाद क्या लिखी हमने, बचपन अवस्था,
उसके बाद हमने लिखा था शैशव काल, जन्म के 10 या 14 दिन। उसके बाद हम लोगों ने लिखा बचपन अवस्था, 2 सप्ताह से 2 साल। क्या लिखा हमने? 2 सप्ताह से 2 साल। फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष तक, जिसमें हमने बहुत चीजों का अध्ययन किया था, बहुत डिटेल से इसको मैंने बताया गया था। लड़का और लड़की में कब होती है, उत्तर बाल्यावस्था कब होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, उस अवस्था को कौन सी अवस्था के नाम से जाना गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे करना है, अगर उसको बदल दिया गया तो कैसे हमें क्वेश्चन करना है, राइट ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा तरुणावस्था, प्राक किशोर अवस्था, उसके बाद प्रारंभिक किशोर अवस्था, उसके बाद परवर्ती किशोर अवस्था हम लोगों ने पढ़ा, है ना। उसके बाद पढ़ा प्रारंभिक वयस्कता हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद मध्यावस्था, और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा बुढ़ापा या सठिया अवस्था। क्या पढ़ा हमने? बुढ़ापा या सठिया अवस्था, जो 65 वर्ष के बाद हम लोगों ने आपको बताया था। ये विकास की अवस्था है। कुछ ये सिद्धांत है हमारे, जिनके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा करी। कुछ सिद्धांत बचे हुए हैं, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक आप इनको पढ़िए, अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच।